हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी शौर्य गाथा। देश का इतिहास शौर्य और वीरता की गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है। महिलाएं भी वीरता और शौर्य प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं रही हैं, परंतु कुछ महिलाएं इतिहास की धरोहर हैं जिन्हें कभी भुलाया न जा सकेगा। ऐसी ही कतिपय वीरांगनाओं में एक भारत की वीरांगना हुई थी, रानी राजमणि। जैतपुर रियासत की रानी राजमणि। शुरू करते हैं कथा। सन 1857 से पहले की शौर्य गाथा है। मानस चक्षुओं के आगे एक चित्र आता है। बुंदेलखंड के एक राज्य जैतपुर के नृपति सिंह जैसे पराक्रमी केहरी सिंह इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं। उनके स्वाभिमानी वीर पुत्र परीक्षित अथवा पारीछात का राज तिलक हो चुका है। कंपनी सरकार की क्रूर दृष्टि उनकी स्वाधीनता पर पड़ चुकी है और प्रत्यक्ष में उनके प्रति सहानुभूति तथा सहयोग प्रकट करते हुए भी किसी आंसू बहाते मगर की भांति उसे निगल जाना चाहती है। अंत में वही हुआ जो होना था। कलई मंज चुकी है और पीतल सामने आ गई है। उनके बीच में छुटपुट झड़पें भी नहीं, युद्ध होने लगा है। 150 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन लगता है कि लोक गायक के आगे समय ठहर गया है। विदेश से आया हुआ अंग्रेज पूछता है कि जंगी राजा पारीछत कहाँ है। राजा जंगी जैतपुर वारो पुरजन के अधिकार, जंग की करे तैयारी डांगरी बगोरा की, चारों ओर पहारन की पारीछत दाबी पार, गोरा उतई बगोरा डांगन डांगन मझधार। अर्थात रण कुशल राजा प्रजा के अधिकार, उसकी स्वाधीनता की रक्षा के लिए बागोरा की डांग में युद्ध की तैयारी में लगे हैं। पारीछत ने पहाड़ों की सीमा दाब ली है और अंग्रेजों ने जंगल जंगल। रानी राजमणि अथवा राजो जैतपुर के महाराज पारीछत की सहधर्मिणी थी, जिन्होंने अपने प्रजा जन की स्वाधीनता के लिए अपार कष्ट सहे। कहाँ छोटा राज्य जैतपुर और कहाँ कंपनी सरकार की विशाल वाहिनी। इस वीरांगना को इतिहास भूलता जा रहा है, किंतु लोकमानस आज भी लोकगीतों के रूप में उन्हें श्रद्धा का अर्घ्य चढ़ा रहा है। सन 1808 ईस्वी में जन्मे पारीछत बुंदेलखंड के यशस्वी महाराज छत्रसाल के पुत्र जगतराज के वंशज महाराज केहरी सिंह के पुत्र थे। परंपरागत शिक्षा दीक्षा के साथ उनका बाल्यकाल व्यायाम और अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में बीता, जैसा कि उन दिनों प्रचलन था। 16 वर्ष की किशोर वय में उनका विवाह टटल गांव के जागीरदार बहादुर सिंह की बहादुर पुत्री राजमणि अथवा राजो के साथ हुआ। भविष्य में आगे उनकी परीक्षा ली। अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध में वे अपने पति के साथ छाया की भांति रही और अवसर आने पर उनकी तलवार की तेज धार ने रणचंडी बनकर अंग्रेज सेना के चक्के छुड़ा दिए। जब बुंदेलखंड के अन्य राजा कंपनी सरकार से सनदे और जागीरें पाकर अपने को कृत्य अनुभव कर रहे थे, तब महाराज पारीछत सघन वनों में महाराणा प्रताप का इतिहास दोहरा रहे थे। जब राजा दुर्भाग्यवश अंग्रेजों के चंगुल में फंस गए, तब इस वीर रमणी ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बारूद के ढेर में आग लगा ली और हंसते हंसते जल मरी। कब समझेगी आज की ये सुविधावादी नवधनिक पीढ़ी कि हमारे पुरखे कष्टों को सहकर ही नहीं, प्राणों का मूल्य चुकाकर ये आज़ादी लाए हैं। शरीर सुख से बड़ा कहीं अधिक बड़ा है, यह आस्था अक्षुण्ण रखने का सुख। महाराज पारीछत अपने पिता केहरी सिंह के निधन के पश्चात सन 1822 में जैतपुर की गद्दी पर बैठे। जैतपुर एक संपन्न राज्य था।
और महाराज छत्रसाल के वंश की गद्दी होने के कारण उसका बड़ा सम्मान था। महाराज पारीक्षत निर्भीक स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अंग्रेजों की कूटनीति और धूर्तता से सदा सशंकित और सावधान रहते थे। ये स्थिति इस तथ्य का द्योतन करती है कि सन 1857 के महासमर से पहले ही बुंदेलखंड में एक असंतोष जाग चुका था। राज सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने अपनी शक्ति सुदृढ़ करनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने बुंदेलखंड के सब राजाओं को एकत्रित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होने का प्रस्ताव रखा। ये सन 1857 से लगभग 20 वर्ष पहले की बात है, जिससे महाराज पारीक्षत के विवेक और दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। एक समकालीन गीत में लोक गायक गाता है, बड़े पारीक्षत महाराज किले के लाने जोर मझाई, राजा ने चरखारी मंगल रची, सब राजा लय बुलाए, पारीक्षत मुजरा करे, राजा रे मुँह जोय, सबरे राजा जुरे चरखारी, बुढ़वा मंगल कीन, पुनि सब बैठी जाय गढ़ियन में, पारीक्षत को मुहरा दीन। अर्थात महाराज पारीक्षत महान है, जिन्होंने किले के लिए सारी शक्ति लगा दी। चरखारी में बुढ़वा मंगल मनाया गया और सब राजा बुलाए गए। पारीक्षत ने उनका सत्कार किया। सभी राजा उनका मुंह देखने लगे। सब राजा चरखारी में इकट्ठे हुए और उन्होंने बुढ़वा मंगल मनाया। फिर सब अपने अपने किलों में दुबक कर बैठ गए और उन्होंने महाराज पारीक्षत को मुहरे पर अकेला छोड़ दिया। महाराज पारीक्षत ने अपनी राजधानी जैतपुर में लौटकर सैनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी। बुंदेलखंड का ये क्षेत्र यद्यपि इलाहाबाद से काफ़ी दूर पड़ता था, फिर भी उसकी निगरानी इलाहाबाद क्षेत्र ही करता था। उसका अधिकारी कैप्टन स्लीमैन था। अंग्रेज़ों को अपने मुखबिरों से सारी सूचनाएं मिलती रहती थी। उन्होंने जैतपुर से कुछ दूर कैथा नामक स्थान में अपनी एक छावनी डाल दी और वहाँ एक सैनिक अधिकारी लॉन्गमैन नियुक्त कर दिया। उसने महाराज पारीक्षत को समझाया बुझाया, लेकिन जब उसने देखा कि वे उसकी बात को सुनी अनसुनी करके अपनी सैनिक तैयारियों में लगे हैं, तो उसने इसकी इतला कैप्टन स्लीमैन के पास इलाहाबाद भेज दी। स्लीमैन ने जैतपुर राज्य के एक गांव पनवाड़ी में राजा के सैनिकों पर हमला किया। ये गांव अब हमीरपुर जिले में कुल पहाड़ जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। दोनों ओर से पूरी तैयारी तो थी ही, अंग्रेजी सेना टिक न सकी और वह भाग खड़ी हुई। इस युद्ध में चरखारी के राजा की सेना ने भी राजा पारीक्षत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। तत्कालीन लोकगीतों में धंधुआ, कछार, माणिक चौक में भी अंग्रेजों तथा महाराज पारीक्षत की सेनाओं के युद्ध के वर्णन मिलते हैं। बुंदेली भाषा में पारीक्षत की कटक नामक लोक शैली का काव्य है, जिसमें इन भयानक युद्धों के वर्णन मिलते हैं। पनवाड़ी का युद्ध सन 1839 ईस्वी में हुआ था। इसे सन 1857 के विद्रोह की एक पूर्व भूमिका कहा जा सकता है। इन सब स्थलों की भूमि वीरों के रक्त से स्नान करके पवित्र हो चुकी है। हल्दी घाटी की ही भांति मस्तक पर लगाने योग्य रज है इनकी। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन WF स्लीमैन इस अपमान को सह न सका। उसने अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो से काम लिया। उसने बुंदेलखंड के राजाओं से संपर्क किया और उनसे अलग अलग चर्चा करके उनको सनदें बांटी। उसने उन सबको राजभक्त होने का वचन लिया और अंग्रेजी सरकार की ओर से उनको उनकी सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया। चरखारी के राजा रतन सिंह को भी उसने अपनी ओर मिला लिया। इस प्रकार पनवाड़ी के युद्ध के 6 वर्ष पश्चात सन 1845 में कैप्टन स्लीमैन ने बदला लेने की कार्रवाई की। उसने जैतपुर पर 2 ओर से हमला करने की योजना बनाई, एक नौगांव की छावनी की ओर से और दूसरी कैथा की ओर से। महाराज पारीक्षत को जब बुंदेलखंड के राजाओं की अंग्रेजों से मिल जाने की खबर मिली तो वे चकित रह गए। चरखारी के राजा रतन सिंह
उनके चाचा लगते थे और पनवाड़ी के युद्ध में उन्होंने पारिछत का साथ भी दिया था। उन्हें रतन सिंह पर पूरा विश्वास था। उन्होंने बुंदेलखंड के सभी राजाओं को इस हमले की सूचना दी, लेकिन उनकी ओर से कोई उत्तर न मिला। चरखारी के राजा से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए महाराज पारिछत स्वयं वहां गए और राजा रतन सिंह से मिले भी, लेकिन कोई निश्चित उत्तर न पाकर निराश होकर वापस जैतपुर चले दिए। कैप्टन सलीमैन को जब अपने जासूसों द्वारा ये समाचार मिला कि राजा जैतपुर में नहीं है, तो उसने अपनी दोनों छावनियों को तत्काल सेना भेजने का आदेश दे दिया और अपने स्वामी की अनुपस्थिति में जैतपुर पर आक्रमण होते देखकर वीरांगना राजों ने जैतपुर के सैनिकों को उत्साहित किया और सेना की बागडोर अपने हाथों में ले ली। लेकिन अंग्रेजों की तोपों की मार के आगे किले की दीवारें कब तक खड़ी रह पाती। फिरंगी सिपाही जैतपुर शहर में घुस गए और घरों में लूटमार करने लगे। रानी राजों ने राजा की गैर मौजूदगी में फिरंगियों के इस प्रकार हमला करने की सूचना अपने पिता बहादुर सिंह को भेज दी और उनके तत्काल अपनी सेना लेकर आने को कहा। ये थी अंग्रेज सेना नायकों की नैतिकता और उनका शौर्य, जिसकी सराहना अंग्रेज इतिहासकारों ने मुक्त कंठ से की है। अपने बचाव का कोई रास्ता न देखकर रानी राजो अपने सैनिकों को लेकर किले से बाहर निकल गई। कुछ दूर चलकर उनको अपने पिता की सेना भी मिल गई और उन दोनों सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों की उस फौज का मुकाबला किया जो रानी का पीछा कर रही थी। रानी के सैनिकों ने बड़े साहस और शौर्य से फिरंगियों का मुकाबला किया। महारानी राजो उस समय साक्षात रणचंडी बन गई थी। उनकी तलवार ने अद्भुत रणकौशल प्रदर्शित किया। जब महाराज पारिछत चरखारी से जैतपुर लौटे तो उनकी राजधानी नष्ट प्राय मिली। प्रजा को भांति भांति के कष्ट दिए जा रहे थे। निरीह नागरिकों की संपत्ति और स्त्रियों की लाज धन लूटा जा रहा था। उधर रानी राजो और उसके पिता बहादुर सिंह अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। जैतपुर राज्य के सैनिक बाहर जा चुके थे। अपने राजा को वापस आया देखकर जैतपुर के नागरिकों का मनोबल लौट आया, लेकिन निहत्थे नागरिक सशस्त्र सैनिकों का सामना कैसे करते। राजा भयानक विश्वासघात का शिकार हो चुके थे। अंत में विवश होकर उनको अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी। कैप्टन सलीमैन ने पराजय के पश्चात नई सेना लेकर बहादुर सिंह पर आक्रमण किया। युद्ध में उन्होंने वीर गति प्राप्त की। अब रानी बिल्कुल अकेली थी। वे जिधर भी भागती अंग्रेजी सेना उनका पीछा करती। अंत में संयोगवश एक दिन राजा और रानी की भेंट हो गई। महाराज पारिछत ने महाप्रतापी राजा छत्रसाल के वंशधर ने महाराणा प्रताप जैसा संघर्षपूर्ण जीवन बिताया। अंग्रेजी सेना शिकारी कुत्ते की भांति उनके पीछे लगी थी। उनकी जैतपुर की अपनी सेना नष्ट हो चुकी थी। बुंदेले राजा जिनको वे अपना समझते थे विश्वासघात कर चुके थे। वे सब कैप्टन सलीमैन से भयभीत थे। उसने उन सब को एक आदेश भेज दिया था कि जो भी राजा पारिछत को शरण देगा वह कंपनी सरकार का शत्रु समझा जाएगा और उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। राजा पारिछत के साथ जैतपुर से आए नागरिक उनकी ससुराल टटल में ही बस गए। बुंदेलखंड के एक छोटे से राज्य गरौली ने भी अंग्रेजों को आत्मसमर्पण न किया था। वहाँ के राजकुमार ने महाराज पारिछत से भेंट की और कुछ दिन तक उनको सुरक्षित रखा। अंग्रेज सेना नायक हडसन राजा की खोज में था। उसे ये समाचार मिल गया। किसी प्रकार महाराज पारिछत और रानी राजो वहाँ से निकल सके। राजपुत्रों पर ऐसी विपत्ति केवल कथाओं में आती दिखलाई देती है। एक जगह रात हो गई, न कहीं ठहरा जा सकता था, न यात्रा की जा सकती थी। एक गांव में राई नृत्य चल रहा था। मध्य प्रदेश के सागर, दमोह आदि जिलों में आज भी ये नृत्य ग्रामीणों में अत्यधिक लोकप्रिय है। यह एक श्रृंगार नृत्य है जिसमें ढुलकिया ढोलक बजाता है और उसके साथ की बेड़िनी हाव भाव प्रदर्शित करती हुई श्रृंगारिक गीत गाती है। राजा पारिछत और रानी राजो तो राई देखने के बहाने सारी रात बिताकर तड़के ही जंगल की ओर निकल गए। लेकिन जब इस घटना का समाचार अंग्रेजों को मिला तब उन्होंने समझा कि गांव वालों ने ये नृत्य राजा के सम्मान में किया है। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर
मारा पीटा और अनेक प्रकार की यंत्रणाएं दी। महाराज पारीक्षत सधर्मिणी राजों को साथ लिए वन वन भटक रहे थे। चरखारी के राजा रतन सिंह रिश्ते में उनके चाचा लगते थे। वे तथा राजो चरखारी गए और उन्होंने रतन सिंह से कहा, अंग्रेजी सरकार का शत्रु मैं हूँ, आपकी ये बहू नहीं, इसे आप अपने राजभवन में रहने दें। राजा रतन सिंह ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन तभी राजमहल में तोपों की 21 बार गर्जना हुई। राजा पारीक्षत के पूछने पर उन्होंने उत्तर मिला कि जैतपुर के महाराज चरखारी आए तो उन्हें तोपों की सलामी तो देनी ही होगी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। राजा पारीक्षत समझ गए कि तोपों की गरज से उनके चरखारी आने की सूचना अंग्रेजों की छावनी तक पहुंच गई है। फिर उन्होंने वहां अपना रुकना निरापद न समझा और बिना किसी को बताए वे चुपचाप रानी राजों को लेकर वहां से निकल आए। वहां से वे अलीपुर के पास जोरन नामक स्थान में गए, जहां बुंदेलों के बनवाए हुए कुछ भग्नावशेष खड़े थे। उनमें पुरानी तोपें, गोला बारूद आदि रखे जाते थे। अंग्रेज कैप्टन सलीमेन महाराज पारीक्षत की खोज में थे। एक बार जब राजा उस भग्न भवन में से बाहर निकल कर आए, तब उन्होंने देखा कि सलीमेन अपने सिपाहियों के साथ उस भवन को घेरे हुए खड़े हैं। बाहर आवाज़ सुनकर रानी भी छत पर आकर ये देखने खड़ी हो गई कि बाहर कौन आया है। उन्होंने जब अंग्रेज कप्तान को बाहर फौजी ड्रेस में खड़ा देखा तो सारा मामला समझ में आ गया। उनकी दृष्टि फिर महाराज पारीक्षत की ओर घूमी। रानी ने संकेत में उनसे कुछ कहा और फिर वे तत्काल छत से हट गई। वे सीधी उस कोठरी में गई जहाँ बारूद भरी थी। उन्होंने उसमें पतीला लगाया। देखते देखते सारा भवन आग की लपटों से घिर गया। अंततः उन्होंने रानी पद्मिनी का रास्ता अपनाया और जोहर कर लिया। यही तो भारतीय नारी के लिए अकेला रास्ता बचा था। कैप्टन सलीमेन राजा पारीक्षत को अपने साथ गिरफ्तार करके ले गया। फिर उनका क्या हुआ ये इतिहास नहीं जानता, परंतु रानी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वह 1857 का महासमर बनकर आया। झिंझन के दीवान देशपत ने सन 1842 में महाराज पारीक्षत के साथ बाघोरा युद्ध में भाग लिया था। आगे चलकर वे सन 1857 में कांच, कालपी और झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई की सेना से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के साथ लड़े। बरुआ सागर युद्ध में वे तांत्या टोपे के साथ थे। उनके ऊपर 6000 का इनाम था। सन 1862 में उनको अंग्रेजी सेना ने भून डाला। यह है भारत की आज़ादी की नींव के पत्थर। तो आज की हमारी कहानी शौर्य गाथा रानी राजमणि की अगर अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं किसी नई शौर्य गाथा कहानी के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक्स।